आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों पर हाँ। थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये देखना है कि संविधान की जो अलग अलग खासियतें हैं हाँ। वो दुनिया के किन देशों से ली गई या कहीं की प्रेरित है। हाँ। मकसद सिर्फ लिस्ट जानना नहीं है, हम्म। बल्कि ये समझना है कि भाई इन विचारों को भारत के लिए कैसे बदला गया, क्यों चुना गया। बिल्कुल। और ये काफी दिलचस्प भी है क्योंकि संविधान सभा ने ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके चीजें उठा ली। पूरी दुनिया के संविधानों को खंगाला, परखा और फिर जो भारत के लिए सही लगा उसे अपनाया। सही। तो ये नकल नहीं थी जैसा आपने कहा, ये एक तरह का रचनात्मक अनुकूलन था। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें करीब 10 देशों का जिक्र आता है। हाँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। शायद सबसे बड़े प्रभाव से यूनाइटेड किंगडम, यूके, हाँ। संसदीय सरकार, हाँ। विधि का शासन, हाँ। एकल नागरिकता, ये सब तो वहीं से है ना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसका प्रभाव बहुत गहरा है। एक तो ये कि आजादी से पहले हमारे नेता ब्रिटिश संसदीय सिस्टम में काम करने के आदी हो गए थे। हाँ, अनुभव था उसका। अनुभव था। तो आजादी के बाद उसे अपनाना कुछ हद तक स्वाभाविक भी लगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, हूबहू कॉपी नहीं किया। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी हैं राष्ट्राध्यक्ष, हमने वो नहीं लिया। हमने चुनावा राष्ट्रपति अपनाया, यानी गणतंत्र बने। अच्छा। पर विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ कि भाई कानून सबसे ऊपर है, सबके लिए बराबर है, ये ब्रिटिश परंपरा से आया और ये भारतीय लोकतंत्र का समझिए आधार है। और एकल नागरिकता। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। ये भारत को जोड़ने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी समझा गया। अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता है, हमने वो मॉडल नहीं अपनाया। ठीक है। और फिर फ्रांस का जिक्र आता है, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श। सही। गणतंत्र वाली बात तो मैंने अभी कही कि राष्ट्राध्यक्ष चुनाव होगा, ये फ्रांस से प्रेरित है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो सीधे सीधे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नारे हैं। हाँ बिल्कुल। इनको हमारे संविधान में जो जगह देना है, ये दिखाता है कि बनाने वाले सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे, वो एक नए समाज की, एक बेहतर समाज की नींव रख रहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है। तो सरकार का ढांचा यूके से, गणतंत्र का विचार फ्रांस से, अब आते हैं नागरिकों के अधिकारों और न्यायपालिका पर। यहाँ अमेरिका का नाम आता है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, ये तो बहुत ही बुनियादी चीजें लगती हैं। बुनियादी हैं और उतनी ही जरूरी भी। देखिए, जहां ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, हमने अमेरिका से प्रेरणा लेकर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट्स, हाँ। जिन्हें संविधान का संरक्षण मिला है। और इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से आया। और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो शक्ति है जो कोर्ट्स को, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को, ये अधिकार देती है कि वो संसद या सरकार के बनाए किसी भी कानून या काम की संवैधानिकता जांच सकें। अच्छा। मतलब अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। इसी शक्ति के कारण भारत में संविधान के मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत विकसित हुआ। ये अब भारतीय संविधान की एक खास पहचान है। ये यूके वाले विधि के शासन को और मजबूत करता है भारत में। अच्छा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात यहीं से निकली। लेकिन अधिकारों की रक्षा के लिए यूके से भी कुछ था, वो परमाधिकार रिट। हाँ, प्रेरोगेटिव रिट्स। ये मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं जो हमने ब्रिटिश सिस्टम से लिए। जैसे हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे पेश करने का आदेश दे सकती है। इसी तरह मैंडेमस प्रोनोमेशन वगैरह है, जो सरकारी अफसरों या निचली अदालतों को उनके दायरे में रहने को कहती हैं। और खास बात यह है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं इन्हें लेके। अच्छा। ये नागरिकों के लिए सीधा रास्ता है। बिल्कुल। और जापान से भी एक चीज ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, ये क्या है? ये भी अधिकारों से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। खासकर अनुच्छेद 21 से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ओ राइट। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा मतलब है कि सरकार किसी की जान या आजादी तभी छीन सकती है जब वो कानून में लिखी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करें, मनमाने ढंग से नहीं। ठीक है। ये अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ा अलग है। ड्यू प्रोसेस में कोर्ट ये भी देखती है कि कानून अपने आप में सही और निष्पक्ष है या नहीं। हमारी प्रक्रिया शुरू में थोड़ी सीमित थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे इसकी व्याख्या को बहुत फैला दिया है। अब इसमें भी निष्पक्षता, तर्कसंगतता देखी जाती है, लेकिन मूल सिद्धांत जापान से आया। समझ गया।
अच्छा, अब जरा देश के स्ट्रक्चर पर आते हैं। संघीय ढांचा, भारत राज्यों का संघ है, पर लगता है केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ कनाडा का नाम आता है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक कनाडी मॉडल पर आधारित है। संविधान सभा में इस पे बहुत बहस हुई थी कि अमेरिका जैसा मॉडल अपनाएं जहां राज्य ज्यादा ताकतवर हों, या कनाडा जैसा जहां केंद्र। तो कनाडा वाला क्यों चुना? देखिए, शायद इसके पीछे भारत की डाइवर्सिटी, सामाजिक आर्थिक असमानताएं और सबसे बढ़कर देश के बंटवारे का जो अनुभव था, हाँ, वो तो था ही। उसने ये सोचने पर मजबूर किया कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत सेंटर का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब वो विषय जो किसी लिस्ट में नहीं लिखे, वो केंद्र को दिए गए। और राज्यपालों की नियुक्ति भी केंद्र करता है। हाँ, राज्यों के गवर्नर केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। ये कभी कभी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का कारण भी बनता है, पर इसके पीछे भी वही सोच थी कि केंद्र का राज्यों पर एक तरह का नियंत्रण या समन्वय बना रहे। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ संघीय चीजें ली गईं। समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता। जी, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ये एक बहुत दिलचस्प प्रावधान है। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, जैसे शिक्षा। बिल्कुल, ये सहकारी संघवाद को दिखाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पर अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो यहाँ भी केंद्र थोड़ा भारी पड़ता है। और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में अगर किसी बिल पर सहमति न बने तो जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, अब संविधान तो बन गया है, पर समय के साथ बदलना भी पड़ता है। संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। अनुच्छेद 368। देखिए, संविधान बनाने वाले चाहते थे कि संविधान स्थायी हो पर जड़ ना हो, उसमें बदलाव की गुंजाइश रहे। बिल्कुल। तो उन्होंने प्रक्रिया को न तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला बनाया कि जब चाहे बदल दो, न ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर। भारत में 3 तरीके हैं, कुछ चीजें साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से, और जो सबसे जरूरी हैं वो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति से। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। जी, संतुलन। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, वो अप्रत्यक्ष तरीका भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और एक और विवादास्पद चीज, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जर्मनी के वाइमर संविधान से। हाँ, वाइमर रिपब्लिक। ये एक ऐसा प्रावधान है जिस पर हमेशा बहस होती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करता है। मतलब ये कि अगर देश पर कोई भारी खतरा हो, युद्ध हो, तो ऐसी असाधारण स्थिति में सरकार को कुछ खास शक्तियां मिल जाती हैं ताकि वो देश की रक्षा कर सके। इसमें कुछ मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। लेकिन इसके दुरुपयोग का डर रहता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं तो इसके मिसयूज की आशंका हमेशा रहती है। और भारत में इमरजेंसी के अनुभव को देखते हुए इस पर काफी चिंताएं भी रही हैं। संविधान सभा में भी इस पर काफी बहस हुई थी। अच्छा, अब कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करते हैं जो शायद सीधे कानून नहीं है पर मार्गदर्शन करते हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, DPSP, ये क्या है और मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरिश संविधान से प्रेरित एक बहुत ही अनोखी चीज है। ये संविधान के भाग 4 में है। ये असल में सरकार के लिए निर्देश हैं, गाइडलाइंस। मतलब ये कि सरकार जब नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। इनका लक्ष्य है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना। लेकिन ये कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। नहीं, मौलिक अधिकारों की तरह ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार DPSP लागू करे, लेकिन इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत माना गया है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की व्याख्या करते समय या मौलिक अधिकारों का दायरा तय करते समय DPSP को महत्व दिया है। अच्छा, और आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन, ये भी लिया गया। जी हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से। ये तरीका आयरलैंड से प्रेरित है। और वो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? हाँ, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से, ताकि एक्सपर्ट लोगों का अनुभव संसद को मिले। ये प्रावधान भी आयरिश संविधान से है।
और आखिर में तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर यानी अब रूस, वहां से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श लिए गए। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान में नहीं थे। अच्छा। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तब यह महसूस किया गया कि नागरिकों के सिर्फ अधिकार ही नहीं, देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, भाईचारा बढ़ाना वगैरह। ये भी डीएसपी की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर एक तरह की नैतिक संहिता है। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हाँ, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य रखा गया प्रस्तावना में, इस पर सोवियत क्रांति के समाजवादी विचारों का प्रभाव दिखता है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी हो। तो ये सारी बातचीत सुन के ये एकदम साफ है कि भारतीय संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों को बहुत बारीकी से देखा, परखा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ अलग अलग जगहों से लेकर जोड़ा गया कोई पैचवर्क नहीं लगता। ऐसा लगता है हर चीज को भारतीय जरूरत के हिसाब से ढाला गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने खुद संविधान सभा में कहा था कि हमने दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को खंगाला है जी। लेकिन उन्होंने ये भी जोर देकर कहा था कि ये नकल नहीं है। हर चीज को भारत की जरूरतें, यहाँ का समाज, यहाँ की विविधता, भविष्य की उम्मीदें, इन सब चीजों के तराजू पर तौलकर अपनाया गया। जैसे एक गुलदस्ता बनाते हैं ना, अलग अलग फूल चुनकर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर फूल को भारतीय मिट्टी और हवा के हिसाब से तैयार किया गया। ये वाकई बनाने वालों की दूरदर्शिता और उनकी समझ को दिखाता है। तो फिर यहाँ एक सवाल मन में आता है कि जब इतने सारे बाहरी स्रोत हैं, तो फिर भारतीय संविधान की अपनी खास पहचान क्या है? वो क्या चीज है जो इसे आखिर में भारतीय बनाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और गहरा भी। शायद इसका जवाब इस बात में है कि कैसे इन बाहरी विचारों को भारतीय दर्शन, हमारी अपनी परंपराओं, सामाजिक आंदोलनों के मूल्यों और जमीनी सच्चाइयों के साथ मिलाकर एक नया रूप दिया गया। संविधान की अपनी भाषा, उसकी प्रस्तावना का जो दर्शन है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो एक संतुलन साधने की कोशिश है, और फिर समय के साथ हमारी अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसकी व्याख्या की है, इन सब ने मिलकर इसे एक विशिष्ट भारतीय चरित्र दिया है। सही। और इसी से जुड़ा हुआ भविष्य का सवाल है कि अब जैसे दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां आ रही हैं, तो ये संविधान आगे कैसे प्रासंगिक रहेगा, इसे कैसे विकसित होना चाहिए ताकि ये भविष्य के भारत की जरूरतों को भी पूरा कर सके। ये एक लगातार सोचने वाली बात है।